तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में अपना चुनाव अभियान शुरू करने वाले हैं। दोपहर में वो छत्तीसगढ़ के बस्तर में रैली करने पहुंचेंगे और फिर शाम को महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बीजेपी को जिताने के लिए प्रधानमंत्री निकलेंगे। बीते 2 दिनों में प्रधानमंत्री ने यूपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और बंगाल जैसे 5 राज्यों में लगातार रैलियां और रोड शो किए हैं और अब वो आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कदम रखने वाले हैं। आज धुआंधार प्रचार अभियान प्रधानमंत्री की तरफ से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में किया जाएगा, जहां जीत की हुंकार प्रधानमंत्री भरते नजर आएंगे। मिशन 400 पार का नारा इस बार बीजेपी की तरफ से दिया गया है और इसी सिलसिले में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तमाम नेता जो है बीजेपी के वो उतरे हुए हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाल रखी है। पीएम जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरह से एक्शन में है। देश की सबसे संवेदनशील लोकसभा सीटों में एक छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रधानमंत्री हारी हुई सीट पर कमल खिलाने के लिए प्रचार करेंगे। 2 दशकों तक बीजेपी का बस्तर पर कब्जा रहा, मगर पिछले चुनाव में वो बीजेपी के हाथ से निकल गई। ऐसे में बीजेपी की पीएम की रैली में करीब 1 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी है। नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से बस्तर में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं महाराष्ट्र की 48 सीटें जीतने के लिए प्रधानमंत्री चंद्रपुर से एनडीए की जीत की हुंकार भरने जा रहे हैं। बस्तर और चंद्रपुर इन दोनों ही सीटों पर 19 अप्रैल को यानी कि पहले फेज में वोटिंग है और पिछले चुनाव में बीजेपी ये दोनों ही सीटें हार गई थी, जहां इस बार कमल खिलाने की जिम्मेदारी है। तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे एक-एक करके ग्राफिक्स के जरिए समझिए। देखिए, क्योंकि यहां पर राज्य की 48 लोकसभा सीटों में चंद्रपुर इकलौती ऐसी सीट है जिसे कांग्रेस ने पिछले चुनाव में जीत लिया था। इसलिए वहां से बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को मैदान में उतारा है, जो कि मूल रूप से चंद्रपुर के ही रहने वाले हैं। लेकिन उनके सामने कांग्रेस की प्रतिभा धानोरकर है। धानोरकर के पति सुरेश धानोरकर ने ही 2019 के चुनाव में कांग्रेस को चंद्रपुर की सीट दिलवाई थी, मगर पिछले साल उनका निधन हो गया। ऐसे में प्रतिभा धानोरकर को पति के निधन के बाद सहानुभूति वोट मिल सकते हैं। 1980 से लेकर 1991 तक के चुनाव तक चंद्रपुर सीट लगातार कांग्रेस के पंजे में रही है, मगर 1996 की बात करें तब बीजेपी ने यह सीट अपने नाम कर ली थी। पर साल 2019 में कांग्रेस ने फिर से इस सीट पर जीत दर्ज की थी, जिस पे इस बार कमल खिलाने की जोरदार कोशिश की जा रही है। विकास करने के बाद बाकी बातें गौण हो जाती है। विकास पे चुनाव होगा, ऐसा चुनाव थोड़ी होने वाला है। लोगों को तय करने दो, डेवलपमेंट चाहिए नहीं चाहिए, इसके आधार पे हम बात करेंगे। देश के प्रति निष्ठा से काम करूंगा, संसद भवन में यहाँ का आवाज बुलंद करूंगा। किसान हो, बेरोजगार हो, महिलाएं हो, युवा हो, सबके लिए दिलो जान से काम करूंगा और ये मेरी आदत रही है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं विधानसभा में भी ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन मैंने अपोजिशन में रहने के बाद काम नहीं किया, दिलो जान से काम किया। कौन कितने पार करेगा, किसमें कितनी ताकत है, ये 19 तारीख को आप सबको पता चल जाएगा कि वोटर किसके साथ है। सिर्फ बीजेपी कितनी भी बोलती होंगी कि वोटर हमारे साथ है, ऐसा बोलने से नहीं होता है। ग्राउंड लेवल पे जाके काम करने वाला कार्यकर्ता वो कांग्रेस से जुड़ा है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर भी 2019 में बीजेपी को कांग्रेस से शिकस्त मिली थी और यहां आपको बता दें कि पूरे देश में बीजेपी उन सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है जहां वो हारी थी। पिछले चुनाव में जहां हार मिली थी और यही वजह है कि इस बार बस्तर में कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि 1991 से पहले लोकसभा चुनाव से 1996 तक बस्तर कांग्रेस का गढ़ रहा, मगर 1998 में बीजेपी ने बस्तर में ऐसी एंट्री मारी कि 2019 तक बस्तर में लगातार बीजेपी का बोलबाला रहा। लेकिन पिछले चुनाव में मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस ने बस्तर की सीट पर बाजी मार ली। इसलिए प्रधानमंत्री बस्तर से ही छत्तीसगढ़ में चुनाव अभियान की शुरुआत आज करने वाले हैं। ये सीट पिछले चुनाव में बीजेपी हार गई थी, जिस पर इस बार जीत की गारंटी पक्की करने के लिए खुद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। अब जरा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का क्या इस बार लेखा जोखा रहेगा। यहाँ पर जो सीटें हैं उनका हम आपको बताते हैं कि ये जो टैली है इसे आप देखिए। बीजेपी के पास 9 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं 11 में से, और
और किसी के पास कोई सीट नहीं है, यानी बीजेपी आगे दिखती है। अब जरा इसमें फैक्टर्स भी समझिए। 5 ऐसी सीटें जहां पर आदिवासी फैक्टर काम करता है। ग्रामीण सीट की बात करें तो 7 इनमें से ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी 6 में से आगे चल रही है। शहरी सीट में से भी 3 पर बीजेपी आगे है और कांग्रेस के पास 1 सीट फिलहाल नजर आती है। तो ये अलग अलग वहां के फैक्टर्स देखिए। आदिवासी फैक्टर आपको समझाया, नक्सल प्रभावित भी वहां पर तमाम इलाके हैं। इसके अलावा अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें लोकसभा की, जिनमें से 41 जो है वो बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के पास है। अब यहां पर ग्रामीण सीट में 22 सीटों में से 19 बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास है। शहरी में भी 22 से ज्यादा सीटें जो है वो 22 के लगभग सीटें जो है बीजेपी और उसके गठबंधन के पास है। तो ये तमाम वहां का डेटा हम आपको दिखा रहे हैं जहां अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं और उन्हीं फैक्टर को आधार बनाकर इस बार भी चुनावी मैदान में तमाम जो दल हैं वो उतरे हुए हैं। अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। 370 वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महज 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जोरदार जवाब दे दिया। बिहार के नवादा से पीएम ने खड़गे के बयान को शहीदों का अपमान बताया और 2 टूक ये कह दिया कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा है। 2 दिन पहले जयपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर ऐतराज जताया था कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान की अपनी रैली में कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का बखान क्यों किया। इस बात पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर पूरी की पूरी बीजेपी कांग्रेस पर टूट पड़ी और अब खुद प्रधानमंत्री ने खड़गे को आड़े हाथों लिया और मुंह तोड़ जवाब दिया गया। के राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटा पद नहीं है। उन्होंने अभी भाषण किया, उन्होंने कहा कि भाई यह राजस्थान में आकर के 370 का क्या लेना देना, मोदी यहां आकर के 370 की बात क्यों करता है। ये सुनकर के मुझे बहुत शर्म आई दोस्तों। क्या जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? कांग्रेस समझ ले, सुन ले, इसी कश्मीर की रक्षा के लिए मेरे बिहार के अनेक नौजवानों ने मातृभूमि के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आर्टिकल 370 की बात छेड़कर पीएम नरेंद्र मोदी को भड़का दिया, सियासी तूफान ला दिया। 2 दिन पहले खड़गे ने जयपुर में कहा था राजस्थान के लोगों को आर्टिकल 370 हटने से क्या मतलब, तो एक दिन पहले पीएम ने बिहार के नवादा की रैली से उन्हें पूरा मतलब समझा दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटा पद नहीं है। उन्होंने अभी भाषण किया, उन्होंने कहा कि भाई यह राजस्थान में आकर के 370 का क्या लेना देना, मोदी यहां आकर के 370 की बात क्यों करता है। ये सुनकर के मुझे बहुत शर्म आई दोस्तों। क्या जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? कांग्रेस समझ ले, सुन ले, इसी कश्मीर की रक्षा के लिए मेरे बिहार के अनेक नौजवानों ने मातृभूमि के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। खड़गे को दिक्कत इस बात से हुई कि पीएम ने राजस्थान के चुरू की रैली में आर्टिकल 370 की बात क्यों उठाई। उन्होंने यहाँ पर राजस्थान में चूरू में ना, वहां पर एक भाषण दिया। अरे यहाँ किसानों के मुद्दे बहुत है, उनकी बात छोड़े और यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो। पीएम ने खड़गे के इस बयान को टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बताया और हमला बोला कि ऐसा बयान देकर उन्होंने शहीदों का अपमान किया। खड़गे ने जब ये बयान दिया तब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें खरी खरी सुना चुके हैं। न्यूज 18 इंडिया ने जब इस बारे में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से सवाल किया तो उन्होंने भी खड़गे पर निशाना साधा कि उनको जो बोलना है उनको बोलने दीजिए, लेकिन उन पे विश्वास कोई नहीं करता। ना तो राजस्थान की जनता करती है, ना देश की जनता करती है। सब मोदी जी की गारंटी पे विश्वास करते हैं।
प्रधानमंत्री पहले ही कांग्रेस पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। उस पर कांग्रेस के नेता ऐसे बयान देकर खुद ही पीएम की त्योरियां चढ़ा रखे हैं। और अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बंगाल से ये बड़ी खबर है। ममता बनर्जी के रामनवमी पर दंगे वाले बयान पर अब सियासी रण छिड़ चुका है। रामनवमी से पहले ममता बनर्जी ने दंगों को लेकर चेतावनी दी तो बीजेपी ने यह सवाल पूछा कि आखिर सीएम को दंगे के बारे में पहले से कैसे पता है। बीजेपी ने सवालों की बौछार कर ममता पर तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप लगा डाला। तो पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर, ये ममता बनर्जी की तरफ से बयान दिया गया कि रामनवमी पर दंगे हो सकते हैं और इसी को लेकर अब बीजेपी की तरफ से सवालों की लिस्ट उनके सामने थमा दी गई है। रामनवमी पर दंगे के बारे में आखिर सीएम को कैसे जानकारी है, इसे लेकर तमाम सवाल बीजेपी ने ममता बनर्जी से पूछे हैं। तो रामनवमी को लेकर अब सियासी रण छिड़ चुका है और ये हुआ इसके बाद जब ममता बनर्जी ने रामनवमी पर दंगे की चेतावनी दी और उसे लेकर ही बीजेपी अब उन पर हमलावर हो चुकी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंच गिरने की घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जाहिर की है। पीएम मोदी के रोड शो के बाद जबलपुर में मंच गिरने की घटना हुई थी जिसमें 4 लोग घायल हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों की देखभाल के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी घायलों का ध्यान रखने के लिए कहा है। तो जबलपुर में मंच गिरने की यह घटना हुई थी जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जाहिर की है। रोड शो था उनका और उसके बाद ही जबलपुर में यह मंच गिरा था जिसमें 4 लोग घायल हुए थे। प्रधानमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि इन घायलों का उचित देखभाल इनकी की जाए। मैं आज उसके बाद में जब रोड शो समाप्त हुआ और माननीय प्रधानमंत्री चिंतित थे, उन्होंने मुझसे कहा कि फौरन जाओ और जाकर सबकी चिंता करो। अगर किसी को लगी हो तो उन सबकी चिंता करो, उनकी देखभाल ठीक से होना चाहिए और किसी के साथ भी कोई गंभीर स्थिति ना बने, इसके बारे में भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं हॉस्पिटल आया और मैंने लगभग सभी घायलों से मुलाकात कर ली है, उनके परिजनों से भी मुलाकात हो गई है और सारे लोग एकदम स्वस्थ हैं। कुछ चोटें, मामूली चोटें आई हैं 4-5 लोगों को, बाकी लोगों को मरहम पट्टी के साथ घर भेज दिया गया है और बाकी ये 4-5 लोग भी हैं। ये भी मुझे लगता है कि कोई अस्पताल में रखने की आवश्यकता शायद उनमें से किसी को भी नहीं होगी। तो सभी स्वस्थ होकर घर लौटेंगे और मेरी भी ईश्वर से प्रार्थना है कि ये सभी जल्दी ही स्वस्थ हो जाए। 2024 के चुनावी दंगल में उत्तर प्रदेश में भी सियासत में उबाल है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता राहुल और प्रियंका की अमेठी और रायबरेली से लड़ने की मांग कर रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया ने सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि किशोरीलाल शर्मा से बात की जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल और प्रियंका के यूपी से चुनाव नहीं लड़ने पर कांग्रेस को नुकसान होगा। अमेठी और रायबरेली में 5वें चरण के तहत 20 मई को वोटिंग होने वाली है, लेकिन यहां से अभी भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि इन सीटों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ही लड़ना चाहिए। अगर वो नहीं लड़ते हैं तो इससे गांधी परिवार को, कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। गांधी परिवार के नहीं लड़ने पर जो मनोबल है यहां वो गिरेगा। न्यूज 18 पर सोनिया के सांसद प्रतिनिधि किशोरीलाल ने यह बात कही है। किशोरीलाल शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को अमेठी सीट से लड़ना चाहिए, प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए। 5वें चरण में यहां पर मतदान होने हैं। वाराणसी का चुनाव अमेठी रायबरेली के बाद है, वहां से पीएम उम्मीदवार है, आपकी पार्टी से अजय राय उम्मीदवार है, वहां टिकट की घोषणा कर दी, उम्मीदवार की घोषणा कर दी। तो यहाँ से अगर भाई बहन को लड़ना ही है तो क्या देरी है, क्यों देरी है? एक संदेश तो स्ट्रांग मैसेज जाता। नहीं, देखिए ये है कि इनका जो फैसला है ये गांधी परिवार के अंदर का फैसला है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले भी आप देखेंगे तो बहुत लेट ही होता है। 99 का आप देख लीजिए, जब मैडम का इलेक्शन था तो बहुत देरी से ही फैसला हुआ था। तो ये इनके आपस में है, क्योंकि राहुल जी खुद एक बार वायनाड से लड़ रहे हैं, तो उनको ये लगता होगा शायद कि भी मैं एक जगह से लड़ रहा हूँ तो मेरे को दूसरी जगह से लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, एक बात हो सकती है। प्रियंका गांधी को तो ऐसा नहीं लगना नहीं, हाँ नहीं, दोनों को नहीं लगना चाहिए। मतलब ये है, तो मतलब ये है कि फैसला जो है, अंतिम फैसला जो है वो गांधी परिवार को ही लेना है। एक सवाल पूछूंगा, कई कार्यकर्ताओं से आज हमारी बात हुई, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता जो आए थे बोले कि अगर ये दोनों नहीं लड़ते हैं
तो पार्टी का मनोबल गिरेगा, यूपी में कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल गिरेगा। आपको ऐसा लगता है? मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि हर कार्यकर्ता बोल रहा है, पूरा यूपी का कार्यकर्ता बोल रहा है, और मैं भी उन कार्यकर्ताओं की भावना में अपने आप को समाहित कर